हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। आज की वीडियो है BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इकाई 3 वैदिक राजनीतिक चिंतक। जितने भी वैदिक राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने क्या किया, कैसे रहे, क्या किताबें लिखी, वो सब हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य वैदिक काल में विकसित राजनीतिक विचारकों को समझना है। इस समय कई ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने राज्य, राजा, समाज और शासन के बारे में अपने स्पष्ट सिद्धांत दिए। कई ऐसे चिंतक निकल चुके हैं जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामनद कामंदक और सोमदेव सूरी जैसे विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में राजनीति के अलग अलग नींव रखी। इस इकाई के जरिए हम जानेंगे कि इन चिंतकों ने शासक दंड, प्रशासन, नीति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या दृष्टिकोण दिया। साथ ही इसका लक्ष्य ये भी है कि छात्र इन विचारों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समाज के समय में उनकी उपयोगिता को पहचान सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इन जो विचारक थे, इनके विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो चिंतक थे, विचारक थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। वैदिक काल भारतीय राजनीतिक सोच की शुरुआत माना जाता है। इस समय समाज संगठित हो रहा था और शासन की व्यवस्था धीरे धीरे स्पष्ट रूप ले रही थी। राजों को समाज का रक्षक माना जाता था और धर्म शासन का आधार था। वैदिक राजनीतिक विचार में शक्ति का उपयोग केवल संरक्षण के लिए होना चाहिए। संरक्षण यानी रक्षा के लिए ही होना चाहिए। यह मान्यता महत्वपूर्ण थी। इस काल के राजनीतिक विचारकों ने बताया कि राज्य कैसे चले, राजा किन नियमों का पालन करे और प्रजा के प्रति उसका क्या जिम्मेदारी हो। इन्हीं आधारों पर भारतीय राजनीतिक परंपरा आगे विकसित हुई। मनु, कौटिल्य और अन्य चिंतकों ने इस नींव को और मजबूत बनाया। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम 3.2 अगला पढ़ेंगे विभिन्न राजनीतिक चिंतन। वैदिक चिंतन में विविधता। अब वैदिक चिंतन में विविधता ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि वैदिक चिंतन क्या था। वैदिक समय का राजनीतिक सोच एक जैसा नहीं था। ठीक है, जब वैदिक जो समय था, जो वैदिक समय था उसमें क्या था, वैदिक मतलब कि जो वेदों का समय था, जब वेद में से पढ़ के चीज़ों को समझा जाता था। वेद में अगर किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा तो वेद में देखा जाता था। तो ये वैदिक समय की बात की जा रही है। तो वैदिक समय का राजनीतिक जो सोच कैसी थी, वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। अलग अलग विद्वान अपने अनुभव और समय की ज़रूरत के हिसाब से राज्य चलाने के नियम बताते थे। किसी ने अपने समय में कुछ बताया तो आने वाले जो चिंतक था उसने अपने समय में राज्य को चलाने के कुछ और नियम बताए। कोई धर्म को ज़्यादा महत्व देता था, कोई अर्थ और प्रशासन को, तो कोई नैतिकता और आचार को। ठीक है, सोच में ये विविधता इसलिए थी क्योंकि समाज बहुत बड़ा था और अलग अलग जगह पर हालात ही भी अलग थे। जैसे यहाँ के हालात अच्छे हैं तो यहाँ का जो विचारक होगा वो अलग तरीके से अपने विचार रखेगा, और जहाँ के हालात ख़राब हैं वो विचार अलग रखेगा जो वहाँ का चिंतक है। इन सब के बीच भी एक बात समान थी, राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा करे, न्याय दे और राज्य को स्थिर रखे। इसी वजह से उस समय, ठीक है, उस समय क्या था, उस समय के राजनीतिक विचारक में बहुत संतुलन और गहराई दिखती थी। ठीक है, अगला है विचारों के स्रोत, धर्मशास्त्र, नीति ग्रंथ और स्मृतियाँ। इनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या है कि इन चिंतकों की समझ किसी एक किताब से नहीं आई थी। ये जो चिंतक थे, इनकी जो समझ थी वो किसी एक किताब से नहीं आई थी, बल्कि काफ़ी सारे किताबें या ग्रंथ कह लो, उनको देखने और पढ़ने के बाद आई थी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे धर्मशास्त्र में जीवन और समाज को चलाने के नियम थे। ठीक है, इसके अंदर, और नीति ग्रंथ के अंदर क्या देखने को मिलता था हमें। नीति ग्रंथ में था कि राजनीति और व्यवहार की बातें थी उसके अंदर। ठीक है, नीति ग्रंथ के अंदर। और स्मृतियाँ, इसमें क्या था कि स्मृतियों में सामाजिक व कानूनी नियम लिखे थे। इन ग्रंथों का आज की भाषा में रूल बुक प्लस गाइड बुक कहा जा सकता है। ठीक है, एक तरह से ये गाइडेंस के लिए हमारी आज के ज़माने में एक तरह से गाइड करने के लिए थी उस टाइम पे, कहा जा सकता है। इस वजह से इन विचारों में धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक तीनों का मिश्रण मिलता है, जिससे ये और भी मजबूत हो जाते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, प्रत्येक चिंतक का समय, ग्रंथ और मूल उद्देश्य। ठीक है, उनका ग्रंथ और मूल उद्देश्य क्या था। हर राजनीतिक विचारक का समय अलग था। ठीक है, जाहिर सी बात है, मनु का अलग था। ठीक है, शुक्राचार्य का अलग था। ठीक है, तो इस तरीके से हर के जो विचारक थे उनका समय अलग था, इसलिए उनकी प्राथमिकताएं भी अलग थीं। मनु सामाजिक कानून और व्यवस्था
जो मनु था वो किस पे ध्यान देता था? सामाजिक कानून और व्यवस्था पर ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि तब समाज का को सख्त ढांचे की ज़रूरत थी। कौटिल्य का ध्यान जो था, वो कौटिल्य का ध्यान किस पे था? जो कौटिल्य थे, जो विचारक थे कौटिल्य, उनका ध्यान किस पे था? राजनीतिक, युद्ध और अर्थव्यवस्था प्रशासन पर था, क्योंकि उनका समय बहुत उतार चढ़ाव वाला था। शुक्राचार्य ज़्यादा नैतिक राजनीतिक की बात करते थे, ठीक है। कामंदक रणनीति और कूटनीति को सरल भाषा में समझाते हैं। जो कामंदक थे वो रणनीति और कूटनीति को सरल भाषा में समझाते थे उस टाइम पे, जबकि सोमदेव सूरी राजनीति में करुणा, अहिंसा और धर्म को जोड़ते हैं। इसी वजह से हर चिंतक का योगदान अलग और ख़ास बन जाता है। हर किसी ने अपने अपने जोन में अपने अपने जिसमें महारत थी, जिसमें हम वो अपना विचार रख सकते थे, उन्होंने उसमें विचार रखा। अगला देखेंगे हम 3.2.1 मनु। अब मनु कौन था उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मनु का परिचय क्या था। कि मनु को उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक और कानूनी विद्वान माना जाता है। उनकी सोच समाज के ढांचे, जिम्मेदारियां और नियम कानून पर केंद्रित थी। मनु के विचार कई सदियों तक लोगों के जीवन में लागू रहे। इसलिए उन्होंने जो भारतीय सामाजिक राजनीतिक सोच का बड़ा स्तंभ समझा जाता है। किसे माना समझा जाता है? मनु को। अब अगला पॉइंट है मनुस्मृति स्रोत और स्वरूप कैसा है इसका। मनुस्मृति एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें जीवन को व्यवस्थित रखने के नियम बताए गए हैं। इसमें क्या है? राज्य, न्याय, दंड, नैतिकता, परिवार, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। वर्ग व्यवस्था, लगभग हर सामाजिक पहलू को विस्तार से लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है। लगभग हर, ठीक है। अब क्या है कि इसे उस समय की पूरी कानून व्यवस्था की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ग्रंथ की भाषा साधी हुई और सीधी है ताकि राजा और जनता दोनों समझ सकें। ये क्लियर हुआ आपको? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा डगमगा रहा हूँ किसी किसी चीज़ में तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य व शासन की अवधारणा। राज्य व शासन की अवधारणा इसमें क्या कहता है कि मनु कहते हैं कि राज्य का पहला पहला काम सुरक्षा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो मनु था वो क्या कहता था कि राज्य का जो पहला काम है वो है सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा। राजा लोगों की रक्षा करे, उन पर अत्याचार ना होने दे और अपराधियों को नियंत्रण में रखे। उनके अनुसार राजा अगर धर्म का पालन करके शासन करे तो लोगों में स्थिरता और शांति बनी रहती है। भ्रष्ट और पक्षपाती राजा समाज को बिगाड़ देता है। वो अपने लोगों के बारे में सोचे और दूसरों के बारे में ना सोचे, इससे क्या होता है? राज्य बिगड़ जाता है। राजा का कर्तव्य और दायित्व क्या है? मनु के हिसाब से क्या है कि मनु क्या कहता है कि राजा सिर्फ सत्ता का मालिक नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का केंद्र है। उसे ईमानदार, ज़मीन से जुड़ा और मेहनती होना चाहिए। राजा को हमेशा अपने प्रजा को पहले रखना चाहिए, है ना कि अपने आप को। वह चाहे तो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो, अगर चाहेगा तो अपनी इच्छा से सब कुछ भी कर सकता है, लेकिन राज्य उससे ख़राब हो जाएगा। तो उसे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना चाहिए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। उसे धर्म के दायरे में रह के फैसले लेने होते हैं। तो ये वाला पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं कि दंड नीति, जिसमें न्याय और दंड व्यवस्था की बात कही गई है इसके अंदर। कि जो मनु के अनुसार, अब ये मनु के अनुसार इसमें क्या कहा गया है कि दंड समाज को सही दिशा में रखने का एक तरीका है, लेकिन दंड सिर्फ डराने के लिए नहीं है। उसका उद्देश्य न्याय देना है ना। कि दंड मिल जाएगा तो डरा दिया किसी को, नहीं। अगर कोई दंड करता है तो उससे दूसरे के लिए न्याय भी मिलता है कि नहीं। उसका उद्देश्य न्याय देना और लोगों को गलत काम से रोकना है। बिना दंड के लोग अनुशासन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जो रूल्स हैं उसको नहीं मानेंगे और राज्य सिस्टम बिगड़ जाएगा राज्य का। दंड न्यायपूर्ण, समान और अपराध के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था और राजनीति नियंत्रण क्या है। मनुस्मृति में समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए। मनु मानते थे, क्या मानता था मनु, कि जब हर हिस्सा अपनी जगह मजबूती से खड़ा हो तभी पूरा समाज स्थिर रह सकता है। राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह व्यवस्था संतुलित और न्यायसंगत रहे। कौन सी? समाज और व्यवस्था, जो राजनीतिक नियंत्रण है वो सही से रहे। अब मनु की राजनीतिक सीमाएं और आलोचनाएं क्या क्या हैं ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको समझने में और देखने में काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील होगी। ठीक है, तो मनु की राजनीतिक सीमाएं और आलोचना क्या थी कि आधुनिक समय मनु की कुछ विचार कठोर या असमान लग सकते हैं, खासकर जाति व्यवस्था को लेकर। इसलिए कई विद्वानों ने उन्हें चुनौती भी दी। फिर भी राजनीतिक और कानूनी सोच में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है, चुनौती देने के बाद भी। अब अगला देखते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का परिचय पढ़ेंगे। कौटिल्य कौन थे? ठीक है, कौटिल्य कौन थे कि जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। इन्हें हम, जो कौटिल्य जो हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि राजनीति, युद्ध, कूटनीति और शासन के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। कौन? कौटिल्य या फिर चाणक्य। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे साफ कहते थे कि राजनीति में भावनाओं से ज़्यादा दिमाग का काम होता है। अब अगला देखेंगे अर्थशास्त्र का स्वरूप। अर्थशास्त्र एक तरह की राजनीति प्लस अर्थव्यवस्था प्लस प्रशासन की पूरी गाइड बुक है। ठीक है, इसमें राज्य चलाने के लगभग हर नियमों को विस्तार से समझाया गया है। यह भारतीय राजनीतिक विचार का सबसे व्यावहारिक और तर्कसंगत ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? अर्थशास्त्र। और लिखा किसने है इसको? चाणक्य या फिर कौटिल्य ने। अगला है राज्य के 7 अंक सिद्धांत। कौटिल्य ने कहा कि राज्य का 7 चीज़ों पर टिकता है। राज्य 7 चीज़ों पर टिकता है। पहला कौन सा है? राजा। पहला है राजा, दूसरा है मंत्री, तीसरा है प्रजा, चौथा है भूमि, एक सेकेंड, चौथा है भूमि, ठीक है, पांचवा है किला, छठा है सेना और सातवां है खजाना। ये 7 चीज़ों पर राज्य टिका हुआ है। अगला हम देखते हैं दंड नीति और सुरक्षा व्यवस्था। कौटिल्य अपराधों को लेकर बहुत सख्त थे। उनके अनुसार राजा की जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत काम बेखौफ ना कर सके, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि दंड वही है जो न्याय के साथ दिया जाए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, अगला है राजनीति और विदेशी नीति। कौटिल्य कूटनीति के असली उस्ताद थे। वे साफ कहते थे कि पड़ोसी आपका दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र है। उनकी विदेशी नीति रणनीति, बुद्धिमत्ता और व्यवहार पर आधारित थी। अगला हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संरचना। उन्होंने प्रशासन को बहुत व्यवस्थित करने की बात की। कौन अधिकारी कहाँ काम करेगा, उसका वेतन कैसे होगा, उसका काम कैसे चेक होगा, सब कुछ विस्तार से बताया है। ये वह भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ थे। ये सारी बातें इन्होंने कहाँ बताई हैं? इसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, अगला हम देखेंगे आर्थिक नीति और कर व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक नीति और कर व्यवस्था के अंदर क्या है? कौटिल्य के लिए खजाना राज्य की जान है। कर वसूली इस तरह हो कि राज्य भी चले और जनता भी परेशान ना हो। वे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत रखने पर क्या करते थे? जोर देते थे। नेक्स्ट है कौटिल्य का व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टि क्या थी? उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी और नतीजे देने वाली थी। वे आडंबर या दिखावे से दूर रहते थे और हमेशा सीख देते थे कि राजनीति में समय, परिस्थिति और रणनीति सब कुछ तय करती है, तो हमेशा प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। अगला है शुक्राचार्य के बारे में पढ़ते हैं। शुक्राचार्य का परिचय क्या है? शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते थे, लेकिन उनकी राजनीति बहुत संतुलित, नैतिक और जनता हितैषी थी, जनता के लिए थी। उनकी किताब क्या थी? शुक्र नीति। उनकी जो किताब थी शुक्राचार्य की, वो कौन सी थी? शुक्र नीति थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा और राज्य के लिए एक साफ सुथरा मार्गदर्शन देती है। कौन सी? शुक्र नीति। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य, राजा और प्रजा का संबंध। राज्य और राजा प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए था? शुक्राचार्य कहते हैं कि राजा और प्रजा का रिश्ता विश्वास पर टिकता है। राजा को ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि जनता उसे अपना रक्षक माने, ना कि डरने की चीज़। अगला है नीति, सदाचार और राजनीति। उनका मानना है कि राजनीति का असली आधार नीति है। ठीक है, अगर राजा खुद ईमानदार नहीं है तो राज्य कभी मजबूत नहीं होगा। चरित्र, सत्य और समय संयम को वे राजनीति की रीढ़ मानते थे कि राजा कैसा होना चाहिए था? चरित्र से अच्छा, सत्य होना चाहिए था और संयम वाला होना चाहिए था। दंड व्यवस्था और अपराध नियंत्रण क्या है? कि शुक्राचार्य दंड को समाज की सुरक्षा का तरीका मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि दंड हमेशा समझदारी से दिया जाए और उसका मकसद सुधार हो, ना कि बदला। अगला पॉइंट देखते हैं प्रशासनिक तंत्र और अधिकारी वर्ग क्या है? वे अधिकारियों को लेकर सख्त थे। उनका कहना था कि अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाए तो राजा कितना भी अच्छा हो, क्यों ना हो, ठीक है, हो, राज्य बिगड़ ही जाएगा। इसलिए अधिकारियों का चयन बेहद सोच समझ कर होना चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए।
अगला लास्ट पॉइंट है शुक्राचार्य के नैतिक राजनीतिक विचार क्या है कि शुक्राचार्य राजनीतिक को नैतिक दायरे में रखने की जो बात करते हैं, उनकी सोच राजनीति को साफ, संतुलित और जनता के हित में रखने की है। मतलब कुल मिला के कि वो जो काम जो कहते थे वो कहते थे कि सब कुछ जनता के लिए होना चाहिए, राजा भी जनता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कामंदक। कामंदक का परिचय देखते हैं क्या है कि कामंदक का परिचय क्या है। कामंदक एक नीति शास्त्री थे जिन्होंने नीतिसार नाम का ग्रंथ लिखा। कि कौन सा लिखा? नीतिसार नाम का ग्रंथ लिखा। ये किताब राजनीति को व्यवहारिक और सीधे तरीके से समझाती है। अगला पॉइंट है नीति का स्वरूप। नीतिसार का स्वरूप क्या है? इस ग्रंथ में राजा राजा, राज्य मंत्री, युद्ध, कूटनीति, मित्रता, दुश्मनी, हर विषय को हल्की, साफ और समझने लायक भाषा में बताया गया है। अगला है कौटिल्य से साम्य और विभिन्नता। कौटिल्य के समान और भिन्नता क्या है इसके अंदर? कि कामंदक और कौटिल्य दोनों राजनीति को प्रैक्टिकल मानते हैं। ठीक है, फर्क ये है कि कामंदक थोड़े शांत स्वभाव के थे, हिंसा और युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे। ठीक है, तो ये जो समानता थी, समानता क्या थी कि वो एक दोनों को प्रैक्टिकल मानते थे, और भिन्नता क्या थी कि वो हिंसक नहीं थे, युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे कि आखिर जो होगा वो सबसे पहले युद्ध नहीं होगा, लास्ट विकल्प रखो उसको। राज्य संचालन के सिद्धांत क्या है? ये कहते हैं कि अच्छा राज्य वही है जहाँ राजा जल्दबाजी ना करे, पहले सोचे फिर फैसला ले, उसी परिस्थिति को समझकर कदम उठाना चाहिए। राज्य संचालन से के सिद्धांत यही कहते हैं। अगला है राजा, मंत्री और दूत। क्या है इसकी भूमिका? कि राजा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे योग्य, ईमानदार और दिमागदार मंत्रियों को चुनना चाहिए। दूत वही भेजे जाने चाहिए जो भरोसेमंद हों और जो राज्य की इज्जत बनाए रखें। अगला है युद्ध नीति और कूटनीति क्या है? कामंदक लंबी लड़ाई को बेकार मानते थे, पहले बातचीत फिर समझदारी और अंत में मजबूरी में युद्ध होना चाहिए। कामंदक के व्यवहारिक राजनीति क्या है? उनकी राजनीति सीधी सादी है। ठीक है, जनता का भरोसा, सही समय की पहचान और शांतिपूर्ण समाधान, इन पर वे बहुत जोर देते हैं। अगला है सोमदेव सूरी। सोमदेव सूरी का परिचय देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि सोमदेव सूरी जैन परंपरा के विद्वान थे। वो कौन थे? जैन परंपरा के विद्वान थे। उनकी राजनीति धर्म, नैतिकता और करुणा पर आधारित मानी जाती है। वे राजनीति को सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सेवा मानते हैं। जो राजनीति है उनको क्या मानते हैं? सेवा मानते हैं। नीति ग्रंथ में स्थान। उनकी रचनाएं नीति शास्त्र के शांत, संतुलित और अहिंसा आधारित विचारों के लिए खास मानी जाती है। जो उनकी जो नीतियाँ थीं वो क्या थी? अहिंसा पे थी और शांत मानी जाती हैं। अहिंसा और धर्म आधारित राजनीति। सोमदेव सूरी कहते हैं कि राजा को ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी को चोट ना पहुँचे और विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए। अगला है राजा के गुण और मर्यादा क्या होनी चाहिए? कि उनके अनुसार राजा घमंडी नहीं होना चाहिए, उसे विनम्र, न्यायप्रिय और ईमानदार रहना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला, सामाजिक न्याय की अवधारणा। सोमदेव सूरी मानते थे कि समाज में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। गरीब, कमज़ोर और ज़रूरतमंद की मदद करना राजा का फर्ज बनता है। अगला है शासन में नैतिकता का महत्व। राजनीति में सच्चाई, नैतिकता और साफ नीयत ज़रूरी है। अगर नैतिकता को खो गई तो सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी हो टिक नहीं सकती। लास्ट है सोमदेव सूरी की राजनीतिक विशेषताएं। इसके बारे में सोमदेव सूरी की राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं? कि वो यही कहता था कि राजा को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए उसको। ठीक है, वो कितना भी क्या बोलते हैं दंड दे दे, किसी को भी दे दे, लेकिन वो शांति से समझदारी से उसको करना चाहिए। पहला पॉइंट है राजा को संयम से काम लेना चाहिए। दूसरा है जनता के प्रति कहते हैं जनता के प्रति रक्षा करने वाला होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। चौथा है जो समझदार, जो कहते हैं उसके मंत्री हों, समझदार मंत्री रखने चाहिए उसको। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी विशेषताएं बना सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है सारांश। ये इस यूनिट का जो लास्ट सारांश बनता है वो है पूरे यूनिट का छोटा सा हिस्सा, जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।